हेलो बच्चों, मैं प्रदीप शोकन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पी स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 9वां चैप्टर जिसका नाम है लोक निगम, उसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी लोक निगम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके प्रकार के बारे में। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमने बात की कि सार्वजनिक निगम या लोक निगम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन आने की संभावना है इस अध्याय से वो है लोक निगम के गुण और दोष। तो आज हम करेंगे बात गुण और दोष की। तो आई होप आपको पीछे वाली क्लास बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें की थी हमने, जैसे कि लोक निगम की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। लोक निगम की स्थापना का श्रेय किस देश को जाता है, इसका कारण क्या है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से लिया गया, फिर अमेरिका गया, फिर पूरे विश्व में फैल गया। 1927 में सबसे पहली बार इसकी स्थापना वास्तविक प्रारूप में हुई। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में हमने बात की कि लोक निगम की स्थापना कैसे की जाती है, कि संसद या विधानमंडल के द्वारा एक कानून पास करके इसकी स्थापना की जाती है। लोक निगम पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का होता है। लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशन से भी बात की थी, जैसे कि कानूनी व्यक्ति की संज्ञा किसने दी। तो कानूनी व्यक्ति यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि खैर नहीं, खेरा ने दी थी, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति रूजवेल्ट की डेफिनेशन हमने की थी, वहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अब की बार जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 4 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन में आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 नंबर का आए, चाहे वो ऐसे टाइप 6 नंबर का क्वेश्चन आए। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन जो चैप्टर है वो आपका रहेगा। बाकी चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, ये शेष बचता था तो इसलिए इसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम बचा तो जरूर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर करवाऊंगा, जो मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसकी एग्जाम में आने की। वैसे तो मैंने सभी पूरी की पूरी बुक आपको बिल्कुल अच्छे से बोर्ड पर लिखकर अच्छे से समझाई है। उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं पीडीएफ के रूप में। अगर नहीं मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देखोगे कि यूट्यूब पर आपको शायद ही मेरे ख्याल से कंप्लीट पब्लिक एड की क्लास आपको किसी ने प्रोवाइड करवाई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हेल्प मिल रही है और आपकी एक अच्छी तैयारी हुई है तो प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी मैं आपकी क्लास लूंगा, ताकि एग्जाम पास में आया हुआ है तो आपकी मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं, ठीक है। और एक बार जैसे ही आपका एग्जाम हो तो आपका रिजल्ट आए तो एक बार कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर करना कि क्या जो मैंने आपको हेल्प की है, मैंने जो आपकी हेल्प की है, जो क्वेश्चन करवाए हैं, उससे आपके कितने नंबर आए हैं या आपको कितनी हेल्प मिली है। तो मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लोक निगम के गुण और दोष। क्या पढ़ेंगे हम, गुण और दोष। इस तरफ गुण लिखे हैं, इस तरफ अवगुण लिखे हैं, या आप बोल सकते हैं दोष लिखे हैं, या हम लाभ या हानि भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिखा आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा लोक निगम के 4 गुण बताओ, लोक निगम के 4 अवगुण बताओ। तो ऐसे अलग अलग पूछ सकता है। अगर 6 नंबर में आया तो 6 नंबर में पूछेगा गुण और दोष दोनों बताओ। 1 नंबर में आया तो कोई पूछेगा लोक निगम का कोई एक गुण बताओ या लोक निगम का कोई एक अवगुण यानी कि दोष बताओ। तो इस टाइप से यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 5-5 पॉइंट हम करेंगे गुण के और अवगुण के। तो सबसे पहले लोक निगम का गुण देखिए। लोक निगम, तो सबसे पहले मेरे को यह बताइए, क्या आपको लोक निगम का कंसेप्ट क्लियर है कि लोक निगम क्या होता है, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों की गई। अगर आपको लोक निगम का कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो आप प्लीज पीछे वाली जो 2 क्लास है, यानी कि खासकर फर्स्ट क्लास है, उसको जरूर लगाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना। अगर आपको लोक निगम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जो 56 नंबर वीडियो है उसको जरूर लगाएं, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, लोक निगम का सबसे बड़ा गुण इनकी स्वायत्ता, क्या इनकी स्वायत्ता और इनकी लोचशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है।
जो कि एक निजी उद्योग का विशेष लक्षण है। जो प्राइवेट जो फैक्ट्री होती है, प्राइवेट जो इंडस्ट्री होती है, निजी उद्योग होती है, जिनका प्रॉफिट सिर्फ लाभ कमाना होता है, यानी कि निजी उद्योगों में जो गुण होता है, जो लक्षण होता है, वही हमारे लोक निगम में भी देखने को मिलता है, जो इसका एक सबसे बड़ा गुण है। क्या? स्वायत्तता और लोचशीलता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा गुण है, ये सरकारी विभागों के दैनिक हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं, क्योंकि इनका दैनिक जो काम होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लोक निगम का जो दैनिक या दिन प्रतिदिन का जो काम होता है, वो निदेशक मंडल के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? निदेशक मंडल के द्वारा स्थापित होता है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तो सरकारी विभागों के दैनिक हस्तक्षेप से मुक्त होता है। पिछले चैप्टर में हमने विभाग पढ़े थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभाग क्या होते हैं। तो यानी कि डिपार्टमेंट, जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे बिल्कुल ये मुक्त होता है दैनिक कार्यों में। क्या उनसे कार्यों में? दैनिक कार्यों में अपनी कार्यविधि स्वयं निश्चित करते हैं। दैनिक यानी रोज की जो कार्यविधि है, उनको कार्य क्या करना है, कैसे करना है, वो ये खुद निश्चित करते हैं। कौन करता है? निदेशक मंडल, जिससे ये अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। तो दूसरा गुण हो गया ये। तीसरा है, निगम व्यवस्था में सरकार की केवल व्यापारिक और तकनीकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। क्या करता है? निगम व्यवस्था में, मैनेजमेंट में सरकार की केवल व्यापारिक और तकनीकी सेवाओं का उपयोग करता है, तथा यह राजनीति के क्षेत्र से बाहर रहती है। किससे? राजनीति के हस्तक्षेप से बिल्कुल बाहर रहता है। व्यापारिक क्रियाओं संबंधी निर्णय ऐसे लोगों के एक समूह या मंडल, यानी कि निर्देशक मंडल के द्वारा किए जाते हैं, जिनका निर्वाचन यानी कि जिनका चुनाव योग्यता के आधार पर होता है। जो निदेशक मंडल में जो सदस्य होते हैं, उनका जो नियुक्ति होती है, उनका जो निर्वाचन होता है, जो चुने जाते हैं, वो योग्यता के आधार पर किए जाते हैं, न कि राजनीति के आधार पर। ठीक है? तो अगर योग्यता के आधार पर चुनाव होगा, तो स्वाभाविक है कि वो निदेशक मंडल क्या होगा? बेटर होगा, अच्छा होगा, और जो दैनिक नीतियां हैं वो क्या करेगा? अच्छी बनाएगा। क्या? जो निदेशक मंडल है, उनके सदस्यों का निर्वाचन योग्यता के आधार पर होता है। ये हो गई उसकी तीसरी विशेषता। क्या हो गई इसकी? तीसरी विशेषता। अगर ये पूरा भी याद ना हो आपको, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लोक निगम का एक गुण यह है कि इसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है, वो निर्वाचन किया जाता है, वो योग्यता के आधार पर किया जाता है, न कि राजनीति के आधार पर। जो चौथी विशेषता है, चौथा गुण है, लोक निगम अपनी आवश्यकताओं एवं पसंद के अनुसार योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। योग्यता के आधार पर होगी नियुक्ति, तो कैसे होगी? योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, तथा सेवा शर्तें, यानी कि उसकी कंडीशन क्या क्या है, निर्धारित करता है। यानी कि अगर कर्मचारी लगना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, क्या क्या शर्तें होंगी, उसका निर्धारित करता है। यानी कि क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि कितना चाहिए, जिससे इसके ऊपर प्रभावकारी नियंत्रण आसान होता है, और निरीक्षण सूक्ष्मता से, यानी जांच बारीकी से किया जाता है। इससे उत्पादन की भी बढ़ता है और व्यवस्था भी बनी रहती है, क्योंकि अगर योग्य कर्मचारी जॉब पर लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन भी बढ़ेगा और व्यवस्था भी, यानी मैनेजमेंट भी बनी रहेगी। ठीक है ना? पांचवा है, लोक निगम का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर, लाभ कमाना नहीं होता, क्या होता है? जनहित में कार्य करना होता है, यानी लोगों का भला करना होता है, लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। क्योंकि लोक निगम पर किसका स्वामित्व होता है? पूरे राष्ट्र का स्वामित्व होता है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में विशेषताओं में भी बताई थी। तो पहला गुण क्या? जो स्वायत्तता और लोचशीलता है, ये पहला गुण है। दूसरा, दैनिक जो कार्य है, उसमें सरकारी विभागों का कोई हस्तक्षेप नहीं, पूरा का पूरा दैनिक कार्य निदेशक मंडल के द्वारा होगा। तीसरा गुण, निदेशक मंडल होता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, और योग्यता के आधार पर योग्य कर्मचारियों को लगाया जाता है, जिसकी सेवा शर्तें पहले से निर्धारित कर दी जाती हैं,
और योग्य कर्मचारी अगर नियुक्त होंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और व्यवस्था भी बनी रहेगी। और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जनहित में काम करना होता है। तो ये 5 इसके गुण थे, बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको बता दिए। मुझे लगता है कि आपको अभी साथ में याद हो भी गए होंगे। अब बात करते हैं इसके अवगुण की। लोक निगम के अवगुण क्या है? तो पहला अवगुण है निगम तथा सरकार में इस बात पर विवाद रहता है। किसमें? लोक निगम और सरकार के बीच में इस बात पर विवाद बना रहता है, यानी विवाद की संभावना बनी रहती है कि किसका क्षेत्र क्या है, यानी कि किस क्षेत्र तक निगम कार्य कर सकता है या किस क्षेत्र तक सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस बात पर इन दोनों के बीच में विवाद बना रहता है। तो ये इसका एक अवगुण है। कम से कम नीति निर्धारण में अगर कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नीति बनानी है, में यह झगड़ा संभव रहता है कि वो जो नीति का निर्धारण है वो निगम के निदेशक मंडल करेगा या कोई सरकार करेगी या सरकार का कोई विभाग करेगा। तो इस बात पर उनके बीच में विवाद बना रहता है। निगम की सामान्य नीतियों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। जो निगम की जो सामान्य नीतियां हैं, निगम की जो सामान्य नीतियां हैं उनका निर्माण कौन करती है? सरकार। और जो उनके दैनिक कार्य हैं उसके लिए निगम क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और दैनिक कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? निदेशक मंडल करेगा। क्या करेगा? निदेशक मंडल करेगा, जो कुछ लोगों का समूह होता है जिनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। और किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। तो क्या है? सामान्य नीतियों का निर्धारण सरकार करती है और दैनिक कार्यों को निदेशक मंडल संभालता है। तो अवगुण क्या हुआ? निगम और सरकार का किस क्षेत्र तक अधिकार है कि किस क्षेत्र में कौन सा काम कर सकता है। दूसरा क्या है? कभी कभी निगम की आलोचना स्वतंत्रता के कारण, क्या? निगम की स्वतंत्रता के कारण होती है, जो कभी कभी सरकार द्वारा अधिक हस्तक्षेप के कारण भी आलोचना होती है। यानी कि दो बात हो गई। एक आलोचना किसके आधार पर होती है? निगम को जो संसद के द्वारा कानून पारित करके जो स्वतंत्रता दी गई है उसके कारण भी हो जाती है। और कभी कभी सरकार निगम में हस्तक्षेप कर देती है, उसके कारण भी इसकी आलोचना हो जाती है। हालांकि कानून में यह था कि सरकार निगम के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि सरकार यानी कि कार्यपालिका, और विशेषताओं में हमने बात की थी कि जो लोक निगम होता है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी न होकर संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो वो जिम्मेदारी संसद की है, वो अधिकार संसद का है। लेकिन आपको पता है हमारे पॉलिटिशियन का, अपने नेताओं का, वो बिल्कुल भी निचले नहीं रह सकते, बिल्कुल भी ठाली नहीं रह सकते। तो वो क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण इनके बीच में तू मैं हो जाती है। ठीक है। अगला, निगम की धन संबंधी स्वतंत्रता। धन संबंधी स्वतंत्रता की आलोचना होती है। धन के व्यय पर, धन के व्यय यानी कि खर्च पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण आवश्यक है। तो इस बात पर भी आलोचना होती है। इसकी कमी भी है क्योंकि धन संबंधी पर इस पर काफी स्वतंत्रता होती है। हालांकि हमने विशेषताओं में बात की थी कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर क्या है? जनहित के कार्य करना है। और ये इतना लाभ अवश्य कमाते हैं कि लोक निगम का खर्च है जो वो निकल सके। ठीक है। तो धन संबंधी स्वतंत्रता पर इसकी आलोचना होती है कि किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण इस पर अवश्य होना चाहिए। ठीक है। चौथा जो दोष है, अवगुण है, निगम पर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि हस्तक्षेप करेंगे तो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक है, पड़ता है। तथा कई बार निगम के कार्यों में राजनीतिक कारणों से हस्तक्षेप किया जाता है। बिल्कुल रिपीट है, सेम सी बातें हैं। ठीक है, सेम सी बातें हैं। जो अंतिम जो बिंदु है, आपका अंतिम पॉइंट है, अवगुण है, वो है लोक निगमों में कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की निर्धारित नीति का अभाव। यानी कि कर्मचारियों की जब नियुक्ति की जाती है और जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उनके लिए कोई निर्धारित नीति नहीं है, निर्धारित पॉलिसी नहीं है। जैसे कि अगर आपको पुलिस में लगना है तो आपके लिए एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, ठीक है ना, एक पैटर्न होगा। यानी कि पहले से किसी ना किसी पॉलिसी का निर्धारण
अवश्य होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, जिसके कारण इसकी आलोचना होती है। निर्धारित नीति के न होने से योग्य एवं कुशल कर्मियों का चयन संभव नहीं हो पाता। अगर नीति निर्धारण अच्छा नहीं है, जिसके कारण अच्छे यानी योग्य यानी कि कुशल कर्मचारियों का चयन यानी चुनाव नहीं हो पाता, और न ही प्रशिक्षण यानी बिना ट्रेनिंग के अभाव में उनकी अक्षमता, उनकी जो कैपेसिटी होती है कर्मचारियों की, जितना वो अच्छा कर सकते हैं, बिना ट्रेनिंग के उनकी अक्षमता में विकास नहीं होता, यानी वो विकसित नहीं हो पाती। तो एक दोष हो गया ये, यानी कि एक अवगुण हो गया ये, ठीक है ना। तो 5 हमने पढ़े अवगुण और 5 हमने पढ़े गुण। तो यहां से संभव है कि एक क्वेश्चन आपको पक्का मिले या ये दोनों बातें आपके सामने मिले। एक क्वेश्चन बचता है, सार्वजनिक विभाग और लोक निगम में क्या अंतर है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। जल्दी से जल्दी मैं आपको इस लेसन को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा सकूं, ताकि आपको बचे हुए समय में आपको बता सकूं कि किस प्रकार का पैटर्न का पेपर आएगा। और इसके साथ साथ में जो अभी प्रेजेंट में, जैसे कि भारत का महान्यायवादी कौन है, वित्त मंत्री कौन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, इनके बारे में भी आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप इसको लर्न कीजिए, और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।